आइए इस रमज़ान सेहत और रोज़ा दोनों का ख्याल रखें। सेहतमंद रहने के लिए सुहूर और इफ्तार में किस तरह की ग़िज़ाएँ ली जाए? क्या आपका बच्चा पहली बार रोज़ा रख रहा है? शुगर और बीपी के साथ किस तरह रोज़ा रखा जाए? क्या रोज़ा रहते हुए आप जिम जाना चाह रहे हैं? क्या आपको रमज़ान में शुगर सताता है? इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार शरीफ जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद के स्टूडियो से आपका खैर मक़दम करता हूँ, जहाँ पे हमारा टॉपिक है रमज़ान और हेल्थ केयर। तो आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर जनाब मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप स्पेशलिस्ट हैं थायराइड और डायबिटीज़ के, और आपने अपने MBBS किया है NTR यूनिवर्सिटी से और MS भी कंप्लीट किया है अमेरिका से, और आप मेंबर है कहीं ऐसे मुअज़्ज़ज़ इदारों के जिसमें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थायराइड शामिल है और अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी भी शामिल है। आप विजिटिंग कंसल्टेंट है MG हॉस्पिटल्स और अल्फ़ा हॉस्पिटल में, और इसके अलावा आपका एक ज़ाती क्लिनिक भी है मेहदीपट्टनम पर, जिसका नाम है डॉक्टर यूसुफ़ हेल्थ केयर सेंटर फॉर डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। डॉक्टर साहब, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे यहाँ इनवाइट किए, और नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक माह रमज़ान की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान शरीफ कामयाब गुज़रे। रमज़ान सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं बल्कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन इस्लाम एक फ़ितरी दीन है जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। तो इसी लिहाज से हम कुछ सवालात करेंगे आपसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला रहते हैं लोग, जो एक मुसलसल मर्ज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है, क्या उनके लिए रमज़ान के रोज़े रखना मुनासिब है? तो जहाँ तक डायबिटीज़ के मरीज़ों का ताल्लुक़ है, यूजुअली दो मेन टाइप के डायबिटीज़ हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1। सो रमज़ान में डेटा ये बताता है कि तकरीबन 70% टाइप 2 डायबिटिक्स रोज़ा रखते हैं, यानी पूरे 30 दिन का रोज़ा। और टाइप 1 डायबिटिक्स जो कि कम्प्लीटली इंसुलिन पे है, उसमें भी 40% लोग रोज़ा रखते हैं सक्सेसफुली। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और हम लोग पेशेंट्स के 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी, यानी कि रोज़ा रखने से हम मना करते हैं उनको। कैटेगरी 2 है हाई रिस्क, जिनको थोड़ा कॉशन के साथ रोज़ा रखने के लिए हम एडवाइस करते हैं। दूसरा है लो रिस्क कैटेगरी, जो नॉर्मल यानी हेल्दी पेशेंट्स रहते हैं जो रोज़ा रख सकते हैं। तो हाई रिस्क कैटेगरी अगर शुगर के ताल्लुक से अगर देखिए, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी टाइप 1 डायबिटिक्स हैं जिनका HbA1c यानी 3 महीने के जो एवरेज है वो अगर 9 से ज़्यादा है, और उनको हफ्ते में 2 से 3 बार अगर लो शुगर हो रही, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब अगर शुगर 70 से कम जा रही है, या गुज़िश्ता 3 महीने में अगर वो DK यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से एडमिट हुए हैं कहीं, या उनको स्टेज 3 या स्टेज 4 किडनी प्रॉब्लम है, या हार्ट फेल्यूर का प्रॉब्लम है, या प्रेगनेंसी है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, या फिर कोई ज़्यादा मशक्क़त वाला काम, लेबर ज़्यादा लग रहा वो काम अगर कर रहे हैं एक्सर्शन का, इन लोगों को हम हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं, और वी यूजुअली एडवाइस देम कि रोज़े से आप परहेज़ करें। उसके बाद कैटेगरी 2 है यानी हाई रिस्क कैटेगरी है। इसमें पेशेंट्स इंसुलिन पे है या बहुत सारे दवाइयों पे है, लेकिन उनका HbA1c 9 से कम है, और सडन लो शुगर उनको नहीं हो रही है, और उनका जो है माइल्ड टू मॉडरेट वर्क कैटेगरी यानी ऑफिस वर्क हो सकता है या कम मशक्क़त वाला काम है, वो लोगों को भी हम कॉशन के साथ रोज़ा रखने के लिए एडवाइस करते हैं। और जिन लोगों का HbA1c फॉर एग्ज़ाम्पल 7 के करीब है और शुगर अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं, और सडन हाई या सडन लो शुगर नहीं हो रहा है, और दीगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे किडनी है, हार्ट का या नसों का, या पेट का कॉम्प्लिकेशन जिनको नहीं है, वो लोग भी आराम से रोज़ा रह सकते हैं। दूसरी बात आपने पूछी बीपी के ताल्लुक से, हाइपरटेंशन के मरीज़ भी अगर बीपी फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ उनको हार्ट का प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट यानी अंडर कंट्रोल है, तो ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
माशाल्लाह नाज़रीन, ये बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने हमें फ़राहम कराई। तो डॉक्टर साहब, इसी के ताल्लुक़ से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिवियरिटीज़ रहते हैं, जैसे क्लासिफिकेशंस व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़। तो क्या आप सजेस्ट करिएगा कि रमज़ान से क़बल, रमज़ान से पहले जो शुगर के मरीज़ है वो एक बार अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स है उनसे एक बार रब्ता कर ले और अपनी सेहत एक बार ये देखे कि वो इस लायक है कि इस साल वो रमज़ान का रोज़ा रख सके, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये बिल्कुल सही सवाल था और ज़रूरी भी है, क्योंकि रिकमेंडेशंस भी यही है इंटरनेशनल गाइडलाइंस कि रमज़ान से पहले हर शुगर और बीपी के मरीज़ को अपने डॉक्टर से रुजू होना ज़रूरी है, ताकि हम उनके मेडिकेशंस को देखें, उनके प्रेजेंट टेस्ट के रिपोर्ट्स को देखें और उसके हिसाब से जो है हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस तब्दीली करें, ताकि उनका रोज़ा जो है बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के आराम से गुज़रे। तो न सिर्फ कंसल्टेशन, यानी रमज़ान शुरू होने से पहले कंसल्टेशन के साथ साथ रमज़ान के जो 3 रोज़े शुरू के वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि क्लोज मॉनिटरिंग करें, शुगर हो या बीपी की, और अमूमन हम 3 या 4 दिन के बाद फिर उनको रिव्यू कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं ताकि फाइनल मॉडिफिकेशन हम कर सकें। आइए चलते हैं हम अपनी अगले सवाल की तरफ। तो डॉक्टर साहब, क्या हमें आप बता सकते हैं कि रोज़ों के दरमियान हम किस तरह फैटीग या फिर डिहाइड्रेशन, जैसे आमतौर पे हम थकावट का नाम देते हैं, उससे हम कैसे बच सकें, स्पेशली जो या बीपी या शुगर के मरीज़ है, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आम दिनों में हम लोग 3 या 4 मरतबा यानी खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, लेकिन रमज़ान में सिर्फ 2 मेन मील्स है। देखिए, एक तो है सुहूर यानी सहरी और दूसरा है अफ्तार और डिनर बोल सकते हैं आप। तो हमारा जो डेली कैलोरी इंटेक है हमको इन्हीं 2 चीज़ों में डिवाइड करना है, यानी सुहूर और इफ्तार के दरमियान। तो फैटीग अगर नहीं होना है, क्योंकि 2 मेन चीज़ें हैं शुगर यानी बीपी के मरीज़ों में जो होता है अमूमन यानी रमज़ान रोज़ों के दौरान, एक है डिहाइड्रेशन यानी जिसमें पानी की कमी हो जाना, दूसरा थ्रोम्बोसिस यानी खून का गाढ़ा हो जाना। तो इससे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सुहूर और इफ्तार में हम क्या खा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हम ख़ास तौर पे अगर हैदराबाद की बात करें और अगर हम देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बहुत फेमस हदीस है कि भाई आप पेट का 1/3 हिस्सा खाने से भरें, 1/3 हिस्सा पानी और 1/3 हिस्सा हवा, यानी ये चीज़ ज़रूरी है अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। लेकिन अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, हलक से ले के पेट तक पूरे अपने पेट को भर रहे हैं कम्प्लीटली। तो उसके वजह से आम दिनों में तो प्रॉब्लम है ही, रमज़ान में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इससे। तो इस हदीस को जो है अगर हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रोज़ा आराम से गुजरेगा। तो हमको करना ये है कि सुहूर में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, जैसे कि राइस है, ज्वार है, वीट है यानी गेहूं है। तो इससे क्या होगा कि शुगर एकदम स्पाइक नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगा और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। परहेज़ किन चीज़ों से करना है, कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, यानी कि जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इन चीज़ों को कम करना है। कोल्ड ड्रिंक्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और अक्सर हम जो है रूह अफ़ज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्कुल शुगरी ड्रिंक है, 100% शुगर है उसमें। हाँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा बहुत फेमस है और अक्सर हम बचपन से ये देखते हैं कि इफ्तार मतलब रूह अफ़ज़ा। जी, उसके बगैर हमारी सुहूर और इफ्तार खाली है, स्पेशली हैदराबाद में। नहीं, देखिए, शुगर के मरीज़ों के लिए ये ममनू है, लेकिन नॉर्मल लोग ले सकते हैं बिकॉज इसमें ग्लूकोज है, तो इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी इससे। तो कैफिनेटेड और एरेटेड ड्रिंक्स इसको अवॉइड करना है। और एक चीज़ जो अवॉइड करना है वो है तली हुई चीज़ें, क्योंकि हमारे पास इफ्तार में अक्सर यही देखने को मिलता है। और अगर हम इफ्तार के लिए कुछ लेने भी जाएं बाहर, तो हर गली में, हर कुचे में हमको यही चीज़ नज़र आएंगी, पकोड़े हैं, मिर्ची है, भजिए हैं, तला हुआ चिकन है, यानी हर चीज़ जो कढ़ाई में जा रही वही दस्तरखान पे आ रही। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा। तो यहाँ पे न सिर्फ शुगर बढ़ेंगी, आपका पेट भी ख़राब होगा, दूसरा दिन का रोज़ा ख़राब होगा आपका, और जो है कोलेस्ट्रॉल भी रमज़ान के एंड तक डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि इन तेल की चीज़ों को कम करिए और जो मुफीद चीज़ें हैं, जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जैसा आपने सवाल किया, जो एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं उसके लिए, जैसा कि हलीम है, पॉपुलर चीज़ है, हलीम खा सकते हैं आप। लेकिन करना क्या है, जो 1 प्लेट हलीम मिल रहा है हमको,
और होटलों में, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करिए और एक हिस्सा आप खाइए रोज़, क्योंकि उसमें प्रोटीन है और एसेंशियल फैट भी है, तो आपके लिए मुफीद है। साथ ही साथ आप फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। फ्रूट्स में जो है, जो भी कट फ्रूट्स हैं आप ले सकते हैं छोटी कटोरी में। 3 फ्रूट्स को शुगर पेशेंट्स अवॉइड करना है। नंबर 1 है सपोटा, सीताफल और मौस। बाकी के जो फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं। और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करिए। 10 से 12 गिलास इफ्तार से लेकर के सहूर तक आपको लेना है, ताकि नेक्स्ट डे डिहाइड्रेशन ना हो और आप फैटिग ना महसूस करें। साथ ही साथ जो पानी ज़्यादा देने वाली चीज़ें हैं हाइड्रेशन की, जैसे कि बटर मिल्क है, छाछ और लेमनेड है यानी नींबू पानी, ये चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अच्छा, तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये तो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना डॉक्टर? बिल्कुल सही है जी। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक जनरल सवाल है मेरा। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लोग उमूमन इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि आपने बताया कि तली हुई भुनी हुई चीज़ें जैसे कि समोसे, पकौड़े या फिर दीगर चीज़ें, तो ये देखने आजकल मिल रहा है कि स्पेशली नौजवानों में एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, ख़ासकर इफ्तार और सुहूर के बाद ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हो रही है। तो उसके रीज़न्स क्या है? क्या रीज़न ये है कि एक अनहेल्दी डाइट मेंटेन की जा रही है स्पेशली ड्यूरिंग सुहूर और इफ्तार, या फिर रीज़न ये है कि जो डाइट ली जा रही है उसमें जो है प्रॉपर फूड को शामिल नहीं किया जा रहा? तो आप क्या बोलना चाहिए? एक चीज़ है जिसको हम रमज़ान प्लेट कहते हैं। रमज़ान प्लेट का क्या मतलब है? कौन सी चीज़ का कितना प्रोपोर्शन होना है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो आइडियल रमज़ान प्लेट क्या है? 45% कार्ब्स, 30% प्रोटीन्स, कितना हो गया टोटल? 75। बचा हुआ 25% आपको फैट हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं? 80 to 90% कार्ब्स की तरफ जा रहे हैं। कार्ब्स यानी मैदे की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ब्लैंड, हाई कैलोरी, डेंस कैलोरीज जिसको बोलते हैं, ये आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा स्पाइक करेंगे। तो आप 45% तक ही कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करिए, बाकी के जो है प्रोटीन और फैट को इंक्लूड करेंगे, तो इंशाल्लाह बैलेंस डाइट होगी आपकी। तो एक और छोटा सवाल था जो हमारे हर घर में पाई जाती है, जिसके बिना जो है हमारे मशरूबात वो खाली है, जैसे सब्ज़े के बीज। तो क्या अब, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है, तो क्या आप सजेस्ट करेगी कि जब हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सब्ज़े के बीज मिला के उसका इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। सब्ज़े के बीज में जो है ठंडक है और हाजमे के लिए भी वो अच्छी चीज़ है। तो आप नींबू पानी है, या अगर नॉन डायबिटिक्स हैं तो रूह अफ़ज़ा में भी आप सब्ज़े के बीज मिला करके आप पी सकते हैं। वैसे भी खालिस पानी में भी आप सब्ज़े के बीज अगर मिलाएंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी खाने पीने की बातें चल रही है, एक आखिरी सवाल मैं इसी टॉपिक से करना चाहूँगा आपसे कि खजूर का क्या रोल होता है हमारे हेल्थ में, सो इवन अपार्ट फ्रॉम रमज़ान? क्योंकि हम देखते हैं कि उमूमन सिर्फ रमज़ान में ही जो है खजूर का सेवन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हम सुहूर और इफ्तार में खजूर खाते हैं और बांटते भी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम रमज़ान क्या आप बता सकते हैं कि खजूर में वो क्या बेनिफिट्स है? जैसे कि हम सुनते हैं कि वो एक फाइबर रिच फूड है जिसमें प्रोटीन भी होता है, और जैसे कि एक पुराने ज़माने में जो अरब के लोग हैं सिर्फ खजूर और दूध पे क्या है अपनी पूरे दिन भर की अपनी एनर्जी उसे हासिल करते थे। तो खजूर का क्या रोल बता सकते हैं हमारी वेलबींग में? शुगर के मरीज़ों में हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि रोज़ आप अवॉइड करना है, लेकिन रमज़ान में आप इफ्तार में जो है 1 या 2 खजूर ले सकते हैं। जैसा आप बताएं, खजूर में प्रोटीन है, यानी फाइबर ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स है, और इंस्टेंट ग्लूकोज भी आपको मिलता है। तो डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद चीज़ है रमज़ान में। लेकिन रोज़ाना अगर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डेली आप 2 खजूर अगर ले रहे हैं तो 1 साल के हो गए 700 खजूर। तो रोज़ाना अगर लेंगे तो डेफिनेटली शुगर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन रमज़ान में आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, आम के ताल्लुक से बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आम भी आप खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी उसको रिस्ट्रिक्ट करिए, यानी कि छोटी कटोरी में आप कट करके आम खाइए। रस वाले आम अगर हैं तो उसको टोटली अवॉइड करिए। अच्छा, माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जो डायबिटिक्स के मरीज़ है, या फिर दूसरे बीमारियों के जो मरीज़ है, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, या फिर कैंसर पेशेंट्स है, वो अपने मेडिकेशन के रूटीन को किस तरह मैनेज करें?
जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनको 3 टाइम के मेडिकेशंस लेना होता है, लेकिन एक जज्बा भी वैसा रहता है कि चलो माशाल्लाह रोज़े पूरे रखने हैं, रोज़े भी नहीं छोड़ सकते और मेडिकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, तो अपने मेडिकेशन को किस तरह अप्रोप्रिएटली बैलेंस करें? शुगर के मरीज़ों में अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो हम लोग इंसुलिन का डोज उनके प्रेजेंट शुगर के हिसाब से यानी एडजस्ट करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर कोई आफ्टरनून का इंसुलिन ले रहा है तो या तो हम उसको इफ्तार में यानी शिफ्ट करते हैं या फिर टोटली उसको स्टॉप करके नेक्स्ट 3 डेज़ जो है उसको मॉनिटर करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से या रीडिंग्स के हिसाब से हम फिर रीएडजस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो बीपी के मरीज़ हैं, अगर दोपहर में दवा ले रहे हैं तो वी यूजुअली एडवाइज देम टू टेक इन द नाइट टाइम, यानी डिनर के बाद उसको ले सकते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करेगा, बिकॉज कई लोग बहुत बिल्कुल कम डोज यानी मेडिसिन पे हैं, कुछ लोग 8-10 मेडिकेशंस पे हैं। ख़ास तौर पे अगर एल्डरली लोग हैं यानी कि 60 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो हम लोग शुगर के जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं जिससे कि सडन लो शुगर हो सकता है उसको हम अवॉइड करते हैं और शॉर्ट एक्टिंग यानी मेडिसिन ऐड करते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन से डिहाइड्रेशन भी होता है, तो वैसी मेडिसिन को भी हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो डिपेंड करता है ना पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि ये जो है ट्रीटमेंट टेलर मेड ट्रीटमेंट है शुगर का, तो वो हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही बेहतरीन जवाब था आपका इस ताल्लुक से। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो जो है आईटी प्रोफेशनल्स और नाइट शिफ्ट्स के बारे में है। जनरली डे शिफ्ट ही सबसे बेहतर है, क्योंकि आजकल हम जो नए डायबिटिक पेशेंट्स देख रहे हैं जो 30 ईयर्स से कम में है, यानी बहुत सारे पेशेंट्स यंग डायबिटिक्स आ रहे हैं, उसका एक रीज़न ये नाइट शिफ्ट भी है। बिकॉज इससे क्या है, हमारा जो सर्केडियन रिदम है, दिन और रात का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये डिस्टर्ब हो रहा। कई लोग, मैं पूछता हूँ पेशेंट्स को, जैसे कि हम 3 साल 4 साल से यही नाइट शिफ्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इससे जो है जल्दी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इवन हार्ट और स्ट्रोक के भी यानी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर पॉसिबल है ऑफिस में अगर आप बोल करके उसको डे शिफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं, अगर नाइट शिफ्ट करना ही है, बिकॉज कई लोगों की मजबूरी होती है कि दे डोंट गेट डे शिफ्ट, तो वैसे उसमें करना ये है कि हमको इफ्तार के बाद ही इमीडिएट यानी डिनर कर लेना है। कई लोग ये करते हैं कि इफ्तार आप यानी 6:37 के बीच में किए, फिर लेट नाइट डिनर करते हैं तरावी के बाद 10:30, 11, तो ये बड़ा यानी आपको नुकसानदेह चीज़ ही है ये। तो डिनर कर लीजिए आप, फिर ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट, फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट अगर 11 बजे शुरू हो रही है, एक छोटा जो है फ्रूट बाउल ले सकते हैं आप, या ओट मील यानी एक स्नैक के तौर पे आप ले सकते हैं। फिर आपकी ड्यूटी आप कंटिन्यू करिए। और सुहूर जो है यानी सहरी, जितना आप लेट यानी नियर टू द सनराइज करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आजकल क्या है, कई लोग होटल्स जा रहे हैं 2 बजे रात को, 2 बजे से 4 बजे तक लंबी सहरी हो रही, एक नया ट्रेंड हो गया। तो ये तो जो है हेल्थ के लिए इतना ख़तरनाक चीज़ है, यानी हमारे लिए तो मतलब अगर 2 बजे रात आप 10-12 भी अगर सहरी कर लिए तो चांसेस है कि आप हमारे पास क्लिनिक में आएंगे शुगर या बीपी का प्रॉब्लम लेके। तो जहाँ तक हो सके सहरी जो है क्लोज टू द सनराइज करें, और इफ्तार जो है यानी डिनर जो है इमीडिएट आफ्टर इफ्तार करें। अगर इन केस होममेड फूड नहीं मिल पा रहा तो उस सूरत हाल में हम दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या रहना चाहिए? एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपका, क्योंकि जितने भी MNCs हैं, बड़े IT कंपनी से, अगर उनके ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको मैकडोनल्ड मिलेगा, कैफ़े कॉफ़ी डे मिलेगा, आपको KFC मिलेगा, लेकिन जो हेल्दी ऑप्शन है बहुत कम जगह आपको ये मिलेगा। तो बेहतर है कि घर से आप लंच बॉक्स हो या डिनर बॉक्स हो या ले जाएं। अब स्विगी और जोमेटो के ज़माने में रोज़ाना आपको लंच बॉक्स दे, ये भी ज़रा मुश्किल हो गया आजकल, क्योंकि घर में भी जो है लोग बोल रहे हैं आप स्विगी है, जोमेटो है, आप मंगा लीजिए खाना। तो ये आप महीने में 1-2 बार अगर मजबूरन अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन ठीक है, लेकिन रोज़ाना अगर वही आप यानी जैसा आप फरमाए कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, शवरमा है, यानी हाई फैट कंटेंट का जंक अगर लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि घर का खाना बॉक्स में ले जाइए और डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। तो डियर IT वर्कर्स, MNCs में काम करने वाले, बहुत ही मुफीद टिप्स दिए डॉक्टर साहब हमारे को। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी अगले टॉपिक की तरफ, जो रहेगा एक्सरसाइज एंड वर्कआउट्स ड्यूरिंग रमज़ान। तो
पहले तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा, बेसिक क्वेश्चन है, इज इट रियली सेफ कि हम रमज़ान में वर्कआउट्स करें? ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ फास्टिंग, यानी सुबह सहरी से इफ्तार तक फास्टिंग के दौरान तो एक्सरसाइज हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। अलबत्ता ऐशा से पहले या फिर तरावी के बाद 15 to 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉकअप कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर के हद तक जो है आप 15 to 20 मिनट्स करिए। अब जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिम गोवर्स हैं, प्रोफेशनल लेवल पे जो है, वो लोग जो है जस्ट बिफोर द इफ्तार, यानी इफ्तार से बिल्कुल पहले 20 मिनट आप वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली आपको इफ्तार मिल जाएगा, तो सडन लो शुगर या फैटिग नहीं होगा आपको। अदरवाइज स्ट्रेनियस एक्सरसाइज जैसे रेगुलरली हम 1 घंटा कर रहे हैं, 1.5 घंटा कर रहे हैं, रमज़ान में भी हम 1.5 घंटा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि मिडनाइट जा रहे हैं वो लोग, 12 बजे 1 बजे, तो ये सडन डेथ्स जो आप देख रहे हैं जिम में ड्यूरिंग वर्कआउट्स, ये मिडनाइट जिम की वजह से हो रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो हम हैदराबाद में तालीम जिसे कहते हैं या ट्रेडिशनल रेसलर्स, मगरिब के बाद तालीम बंद हो जाती। कोई उस्ताद आपको सिखाने के लिए तैयार नहीं रहता मगरिब के बाद। लेकिन हमारे जो मॉडर्न जिम है, 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात वर्कआउट कर रहे हैं लोग, उससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। तो आपके हिसाब से आइडियल वर्कआउट टाइम जो है वो सुबह के टाइम है, फजर, मतलब इवन अपार्ट फ्रॉम रमज़ान? हाँ, अपार्ट फ्रॉम रमज़ान तो बिल्कुल सुबह का वक्त सबसे मुफीद है। अदरवाइज़ आपका अगर वर्क शेड्यूल अलग है तो आप मगरिब तक उसको वाइंड अप करने की कोशिश करिए। अच्छा, तो देखिए नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स को क्या है अवॉइड कीजिए और एक पर्टिकुलर स्केड्यूल फॉलो कीजिए। तो आइए चलते हैं हम अपनी अगले सवाल की जानिब। तो डॉक्टर साहब, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स जो रहते हैं, मतलब जिनका उठना बैठना खाना सोना ही जो है वर्कआउट रहता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट डू एनीथिंग, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कैसे वो अपने बॉडी मास को मेंटेन कर सके? नहीं, उन लोगों में प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसा लीन मीट है, लीन फिश है, चिकन है, इसकी क्वांटिटी वो ज़्यादा लें और हाइड्रेटेड रहें ज़्यादा। तो आई थिंक मसल मास भी मेंटेन होगा, उनकी एक्सरसाइज भी होगी और उसका बुरा असर फास्टिंग पर भी नहीं होगा। When you say taking proteins, तो बेहतरीन सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? देखिए, नॉनवेज अच्छी चीज़ है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चाहे वो फिश हो या चिकन हो या मटन हो, लेकिन हम उसको किस तरह खा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास यूजुअली होता ये है कि हर चीज़ कढ़ाई में पहले जाती, फिर हमारी प्लेट में आती, किस तरह बन रहा तो वो भी मैटर करता। वो मैटर करता। उससे क्या होता, उसका जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म हो जाते, नुकसान शुरू हो जाते। तो आप कम तेल में सालन बनाइए, चाहे वो फिश हो, मटन हो या चिकन हो, प्लस आप जो है ऑर्गन मीट्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, ये भी लीजिए। ये भी हम बहुत ज़्यादा तेल में तलते हैं, उससे जो है उसका बेनिफिट ख़त्म हो जाता। तो आप कम ऑयल इस्तेमाल करिए। अगर प्रेफरेबली अगर आप यूज़ करना चाहें तो ऑलिव ऑयल है, जैतून बेहतरीन चीज़ है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। साथ ही साथ वेज अगर प्रोटीन्स हम देखें तो उसमें जो है सोया है, काबुली चना है और राजमा है, और नॉर्मल चना भी जो है अगर हम उबाल के छोटी कटोरी अगर लेंगे इफ्तार में ख़ास तौर पे तो बहुत फ़ायदा देगी वो। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगले टॉपिक के जानिब, जो है चिल्ड्रन एंड फास्टिंग। बच्चों के ताल्लुक से किस तरह वो रोज़े रखे, किस तरह माँ बाप उनको वो ग़िज़ाएँ दे जो पहली बार रोज़े रख रहे हैं। अब बच्चों में ये है कि डिहाइड्रेशन का, जैसा एल्डरली लोगों में, ज़्यादा उम्र के लोगों में डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता, बच्चों में भी डिहाइड्रेशन का रिस्क है। तो इसमें हमको उनको ये ग़िज़ा देनी है जो डिहाइड्रेट ना करे। जैसे ज़्यादा अगर नमक लेंगे, अब नमकीन ज़्यादा अगर हुआ, लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे। शक्कर की ज़्यादा चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो या कुछ मीठे वगैरह आप बना के दे दिए बच्चों को सहरी में, इफ्तार में, तो डिहाइड्रेशन का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हमको देखना ये है कि जैसा मैं इससे पहले मेंशन किया, रमज़ान प्लेट आइडियल, तो नॉर्मल हम उसको फॉलो कर सकते हैं। 45% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 25% फैट, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा
यानी पानी इफ्तार से लेके सहरी तक थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, तो इंशाल्लाह वो आराम से रह सकेंगे। साथ ही साथ टाइप 1 डायबिटिक बच्चे जो हैं, जो इंसुलिन लेने वाले हैं, यूजुअली वो लोग 4 इंसुलिन लेते हैं, सुबह 1, दोपहर में 1 और रात में 2। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, रमज़ान की शुरुआत में CGMS डिवाइस उनको लगाते हैं, यानी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर। तो उससे हम लोग कंटिन्यूस उनका ग्लूकोज मॉनिटर कर सकते हैं और वी कैन एडवाइज देम बेटर, यानी मेडिसिन किस तरीके से चेंज करना है। और अगर अफोर्डेबल है तो हम कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन पंप पे भी रखते हैं। तो उससे क्या है, इंसुलिन पंप ऑटोमेटिकली, क्योंकि AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पंप्स हैं आजकल, जो कि ऑटोमेटिकली डोज ऑफ इंसुलिन को एडजस्ट करते हैं बॉडी के मैकेनिज्म्स के हिसाब से या मेटाबॉलिक्स के हिसाब से। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हेल्प करते हैं पेशेंट्स को आसानी से और सक्सेसफुली रोज़ा रखने में। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ही बेनिफिशियल आंसर आपने फिर से हम सब तक पहुंचाया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। तो एज पेरेंट्स हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर नॉट फेसिंग फटीग, या फिर व्हेन दे आर फास्टिंग दे आर नॉट गेटिंग एक्सपोज टू एनी अदर कॉम्प्लेक्सिटीज़? अब इसमें देखिए, रोज़ा कब तोड़ना है, यानी पेशेंट्स को गाइडलाइंस जो है, 2 सूरतों में रोज़ा तोड़ने को हम एडवाइस करते हैं। नंबर 1 है, अगर शुगर बिल्कुल लो हो रही है, यानी 70 से कम शुगर जा रही है, या शुगर कंटिन्यूस हाई रह रही है, यानी 300 से ऊपर। तो लो शुगर जब होती है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो इससे कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि हाथों में थरथराना, ट्रेमलिंग, सडन स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, आँखों के सामने अंधेरी आ जाना, थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट, इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा या जो है चिड़चिड़ापन हो जाना। तो ये सारी चीज़ अगर हो रही हैं तो आप टेस्ट करिए शुगर। अगर 70 से कम है तो बेहतर है कि रोज़े को तोड़ दें। उसी तरीके से अगर 300 के ऊपर शुगर जा रहा है तो भी तकरीबन यही सिम्टम्स रहेंगे, उसमें भी हम रोज़ा तोड़ने की एडवाइस करते हैं। बच्चों पे भी यही चीज़ लागू होती है। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आगे अगर आपसे हम रब्ता करना चाहेंगे तो कहाँ और क्या टाइमिंग है आपकी मिलने की? अपना क्लिनिक है डॉक्टर यूसुफ हेल्थ केयर, ये मेहंदीपट्टनम में वाक़ है, और डेली 3 o'clock से 8 o'clock तक हम अवेलेबल हैं OP कंसल्टेशन के लिए। और ये सेंटर फॉर डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी ज़्यादा हमारा फोकस जो है शुगर और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पे है, और हमारा फोकस पेशेंट एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा है। और साथ ही साथ मैं विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ MG हॉस्पिटल जो टोली चौकी जानकी नगर में है, और आल्फा हॉस्पिटल जो अतापुर पिलर नंबर 195 पे है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था। तो जज़ाकल्लाह खैर व हसनुल जज़ा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाजरीन, आप तमाम का भी मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस के लिए जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद के चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।